नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे और परीक्षा की तैयारियां कर रहे होंगे। ये लेक्चर है केवीएस पीआरटी 2022 के लिए और जिसमें टॉपिक अगर देखा जाए तो जीएस प्लस ईवीएस का टॉपिक है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। इसके अंतर्गत मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो लगभग आपके इस पूरे कंसेप्ट को ही क्लियर कर देगा। अगर आपने पहले थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो काम बहुत आसान हो जाएगा। इस पीडीएफ में है 40 क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे आज और 20 क्वेश्चन होंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन हैं मेरे हिसाब से, और केवीएस में लेवल भी ज़्यादातर यही रहेगा। जितने प्रकार से हम क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको कराए जाएंगे इस क्लासेज में, केवीएस के जो लेक्चर्स आ रहे हैं डे वाइज, यकीन मानिए आपको पेपर 50 to 60% से भी लेक्चर से देखने को मिलेगा, गारंटी से बता रहा हूँ मैं। खैर, क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। बहुत लिमिटेड कंटेंट हम देते हैं, लेकिन कंटेंट वो होता है जो आपके काम का होता है। करंट अफेयर्स, पीसीएस, टीचिंग, दैट्स ऑल वी हैव। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। और इसमें जो हम लोगों ने टॉपिक चुना है बच्चे, मैं बता दूं, पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मूवमेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं 1885 से, 1885 से कांग्रेस की स्थापना से, और उसके बाद से जो डेवलपमेंट होनी शुरू हुई। उससे पहले जो 1857 का विद्रोह था वो किसी प्रकार से स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में इसको नहीं देखा जा सकता, वो एक इनिशियल बर्स्ट था। उसके बाद कुछ समय का स्टैग्नेशन आया और 1885 से जो भारत में पढ़ा लिखा जो एक मिडिल क्लास से अपर क्लास डेवलप हुआ था, वो अधिकारों की जब बात करते 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 सत्ता के पास पहुंच गया और सत्ता से आग्रह करने लगा। और तब जाके उस सिस्टम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा अंग्रेजों को मजबूरी में, जहां भारतीय अपनी बात रख सकें। और कांग्रेस को अंग्रेजों ने ही बनाया सिर्फ इस नीयत से कि यहाँ पे जो ये पढ़ा लिखा वर्ग तैयार हो गया है, ये थोड़ी सी अपनी भड़ास निकाल लेगा, अपनी समस्याएं बोल देगा। और इस टाइप का पहले 1857 जैसा कोई अचानक से बर्स्ट तैयार नहीं होगा। और इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी का नाम भी दिया गया था कांग्रेस की स्थापना को। चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं। 1885 से 1905 तक का जो काल था वो भारत में पढ़े लिखे मतलब इंटेलेक्ट लोगों का था, जो कि अनुनय विनय रिक्वेस्ट करके अपनी मांगे मनवाने में बिलीव करते थे। और उसके बाद 1905 से 1920 का जो काल आया, 1925 तक का जो काल आया, इनफैक्ट 20 तक का ही बोलेंगे, वो उग्र है ना, उग्र विचारधारा वाला काल आया कि नहीं, अभी ऐसे बात नहीं बनेगी, अभी टिट फॉर टैट या वास्तविक रूप से हमें जवाब देने की जरूरत है। और सिर्फ बातों से नहीं, हमें और भी रुख अख्तियार करने पड़ेंगे और आंदोलन करने पड़ेंगे। तो हम ये उस पीरियड के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 1920 से लेकर 1947 का पीरियड थोड़ा सा उग्रवाद प्लस गांधीयन एरा के रूप में जाना जाता है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं और शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक सांस में कितना कुछ बोल दिया, नहीं? आपका समय बिल्कुल कीमती है, ये आप समझे ना समझे मैं समझता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन था 1905 से 1917 की अवधि में, उसको क्या बोला जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, उसको क्या बोला जाता है? उदारवादी, है ना? नहीं, उदारवादी तो 1885 से 1905 तक था, लिबरल वाला। उग्रवादी, उग्र, एग्रेशन वाला, ठीक है? तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। गांधी युग ये बोल रहे हैं तो गांधी युग 1920 के बाद होता है बच्चे, जब असहयोग को शुरू करते हैं, ठीक है? तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो गया। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, कुछ कहने को नहीं है इसमें। अब आगे हैं लॉर्ड कर्जन साहब। दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण काल जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, मतलब लॉर्ड कर्जन ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत में जो कि एक हम सिंपल सी रिक्वेस्ट वाली राजनीति करते थे वो अचानक से वॉयलेंट हो गई। वॉयलेंट नहीं बोलेंगे लेकिन एग्रेसिव हो गई, और आंखों में आंखें डाल के बात और राइट हमें मांगने शुरू कर दी। और वो राइट नहीं मिलेगा तो हम आपके आगे से प्रोटेस्ट भी करेंगे। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है? ऐसी कौन सी घटना थी? 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, इसकी वजह से हुआ क्या? नहीं। 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट? नहीं। 1904 का प्रशासनिक गोपनीयता, एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी एक्ट? नहीं। 1905 का बंगाल विभाजन? यस यस यस। 1905 में जो भंग हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, जो आज का जो इलाका है वो उस समय का बंगाल, आज का बिहार, उड़ीसा, असम, ये सारा पूरा, असम तो निकाल दीजिए, ये सारे क्षेत्रों को मिला के था, है ना? और उसको बांग्लादेश भी आज का, उसको मिला के पूरा बंगाल था। और इन्होंने एक प्रशासनिक बहाना खोजा कि हम लोग ना बंगाल के दो हिस्से कर रहे हैं, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, कि प्रशासन आसान हो जाए। लेकिन एक्चुअल नीयत थी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना, धार्मिक आधार पर बंटवारा करना, ठीक? तो ये जो 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ, इसने देश में राष्ट्रीयता को बहुत तेजी के साथ जन्म हुआ। और इसके बाद ही देश में पहली बार एक बड़े लेवल पे पैन इंडिया एक आंदोलन हुआ जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना गया था।
ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसी से मिलता जुलता, हम टॉपिक वाइज चलेंगे, कतरा कतरा काट देंगे, कतरा कतरा टॉपिक खत्म होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? मतलब जो एग्रेसिव विचारधारा के जो क्रांतिकारी थे या जो हमारे स्वतंत्रता के नायक थे, वो क्या चीज़ यूज़ करते थे, तो इसमें उनसे कौन से रिलेटेड नहीं है? स्वदेशी आंदोलन उनका रोल था, बिल्कुल था। वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया, हाँ जी बिल्कुल किया, बिल्कुल। तभी तो 1905-6 के जो बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन हुए, उसमें बहुत सारे नेशनल स्कूल्स ओपन हुए और भारतीय स्कूल ओपन हुए, रंगपुर नेशनल स्कूल उसी की देन थी। सरकारी संपत्तियों को नुकसान करके सरकार तंत्र को अस्त-व्यस्त करना, हाँ बिल्कुल ऐसा करते थे वो। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों तथा उपाधि संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। अच्छा, इसमें बेस्ट आंसर पूछा हुआ क्या? इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? अच्छा, मतलब वो क्या करते थे? नहीं, बी, सी ऑप्शन ना, ये नहीं था, सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन। ये मतलब ना क्षतिग्रस्त नहीं करते थे, तोड़फोड़ नहीं करते थे। स्टार्टिंग में इन्होंने असहयोग किया, सरकार के साथ सहयोग नहीं करना, सरकारी नौकरियां छोड़ देनी, अंग्रेजी स्कूल से पढ़ाई छोड़ देनी, है ना, इस टाइप की एक्टिविटी, विदेशी वस्त्रों की होली जलानी, तो ये सफिशिएंट नहीं है। तो क्या शानदार क्वेश्चन था, नहीं? एक बार मैं भी फंस गया भाई। ये तब होता है जब हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सी ऑप्शन इसमें आपका ठीक है, निकाल दिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत में उग्रवाद को, मतलब उग्र क्रांतिकारी व्यवस्था को लागू करने वाला, मानने वाला सबसे पहला व्यक्तित्व जो हुआ था, वो वे थे बाल गंगाधर तिलक, जो 1893 में ही उनको पत्रकारिता के लिए जेल हुई थी। जबरदस्त दक्कन क्षेत्र से आते थे, महाराष्ट्र से, और बहुत ज़बरदस्त क्रांतिकारी थे वो। बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते थे, अनुनय विनय की राजनीति को नहीं मानते थे वो, और मानते थे कि हमें अंग्रेजों से अपने हक को मांगना पड़ेगा। बाद में इन्होंने होम रूल मूवमेंट को भी काफ़ी आगे बढ़ाया था महाराष्ट्र में, एनी बेसेंट वाला, इनके और इनकी बेटी ने मिलके। इनको मांडले जेल भी भेजा गया था पत्रकारिता के ऊपर ही, जहाँ उन्होंने जेल में रहते हुए गीता रहस्य किताब लिखी थी, केसरी नाम की पत्रिका भी निकालते थे। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन तिलक जी से निकलते हैं। इनको भारत में अशांति का जन्मदाता बोला गया था विलियम चिरोल ने, जो कि ब्रिटिश राइटर थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये हमारा हो गया सी आंसर। केवीएस की क्लासेस लगातार चल रही हैं, अगर अभी तक नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। केवीएस और बीओ क्लासेस लगातार चल रही हैं, यहाँ लेक्चर आपको सीधे सीधे मिल रहे हैं। कोई समस्या हो मुझे बता सकते हैं। 7678668827। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। ये जब 40 क्वेश्चन हो जाएंगे पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, देखो ये कितना मस्त क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत से लोग सोचेंगे 1925 में सरोजिनी नायडू, वो प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष थी आयरिश महिला एनी बेसेंट, 1917 में। डन, ठीक है। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इजी लॉर्ड कर्जन। डन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत प्रमुख नेता थे इसके लाला हरदयाल जी, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में हजारों लोगों को इकट्ठा करके मूवमेंट तैयार कर दिया है। ऐसे लोग थे जो दूसरे देश में जाके यार आंदोलन शुरू कर सकते थे, सोचिए। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उस गाड़ी में मुजफ्फरनगर के जज किंग्सफोर्ड बैठे थे? आपको पता है ना, इसमें किंग्सफोर्ड जी की उम्मीद थी कि वो बैठे थे, और इस हमले में इसमें बम फेंका गया इनके ऊपर, लेकिन इस हमले में कैनेडी और उनका परिवार मारा गया, जबकि किंग्सफोर्ड बच गए थे। और इस घटना को अंजाम दिया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इससे आहत होकर खुदकुशी कर ली थी कि चीज़ें गलत हो गई। और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में भारत की तरफ से फांसी दी गई, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिनको फांसी मिली, सी ऑप्शन। 9th क्वेश्चन क्या बोला? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। इजी क्वेश्चन, नो डाउट्स, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेके रहूंगा। स्वराज की बात ही की थी ये बाल गंगाधर तिलक ने, सबसे पहले स्वराज की बात उन्होंने ही कही थी, ठीक है ना। उसी के बाद कांग्रेस ने अपने किस सेशन में पहली बार स्वराज की मांग की थी, स्वराज शब्द का यूज किया था, बताइएगा। पूर्ण स्वराज तो 1929 में, स्वराज का यूज किया गया था, मुझे बताइएगा। बनारस में, कलकत्ता में, कहाँ पे, किस अधिवेशन में? 1905 में कि 1906 में, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में दिया गया था? मार्ले मिंटो, है ना। मार्ले उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो कि लंदन में बैठते थे,
सांसद थे वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के, और मिंटो उसमें भारत के वायसराय थे। 1909 में इन दोनों का बनाया हुआ एक पत्र आया, एक कानून आया जिसको मार्ले मिंटो एक्ट भी बोला गया या भारत परिषद अधिनियम भी बोला गया 1909 का, बहुत डेंजरस। इस अधिनियम ने भारत में एक स्थायी बंटवारा किया, मतलब फूट डाली धर्म के आधार पे। इसमें संप्रदाय के आधार पे पृथक निर्वाचक क्षेत्र निर्धारित किए गए, सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए थे कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए थे। और यहीं से इन्होंने बोला था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल बड़ी कामयाब होगी। ठीक है, तो ये 1909 हो गया, आंसर क्लियर है। भारत परिषद अधिनियम सर्वग्राह्य, मतलब उसको किस और नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है ना, चेम्सफोर्ड माउंटेग्यू 1919 वाला, 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। डन हो गया, तो ये क्लियर हो गया। सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्र मैंने ही बताया किस एक्ट में दिया हुआ था, 1909 वाले में दिया था। इजी क्वेश्चन है कुछ तो, बहुत सारे है ना, क्रश करने हैं आपको एकदम क्रश। सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 में हुआ था, 1909 में हुआ था। ठीक है, भारत में गरम दल आंदोलन का पिता किसे बोला जाता है? भारत में गरम दल आंदोलन का पिता किसे बोला जाता है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले तो हार्डकोर उदारवादी नेता थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी बोले जाते थे। वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे, 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। अरे बता दो। ओरोविले में आश्रम खोला, है ना, ओरोविले में आश्रम खोला। कौन? अरविंद घोष, पांडिचेरी, है ना। 3-4 बुकों के नाम बताओ मुझे। वंदे मातरम का भी एक मैगजीन निकालते थे ना इस नाम से भी, ये अरविंद घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद घोष के भाई भी थे, बड़े फेमस, बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उनका नाम भी बताओ। लेक्चर अगर अच्छा लगता हो केवीएस का ना, प्लीज़ शेयर करिएगा इसको ना। अगर अभी तक चैनल का टेलीग्राम ग्रुप नहीं जुड़ा तो उसको सर्च करके फटाफट जुड़ जाइए, बहुत फ़ायदा होगा। वहाँ क्विज़ेस वगैरह आ रही हैं, पीडीएफ्स वगैरह आती हैं, सारी न्यूज़ आती हैं। 1909 में मैडम बीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? मैडम बीकाजी कामा विदेश में भारत का फेस, एक महिला। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। इन्होंने स्टुटगार्ट में तिरंगा भी फहराया था, आपको याद होगा, जर्मनी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर पीसीएस में क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े जगहों पे क्वेश्चन आता है। पेरिस में 1909 में ये अपने पति के साथ मिलके एक मैगजीन, एक पेपर निकालती थी जिसका नाम था वंदे मातरम, वंदे मातरम। कई जगहों पे पैट्रियार्ट दिया है, वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सर, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, कहाँ था? ढाका में। ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ना, तो उस समय इनका कोई सोच नहीं थी कि पाकिस्तान बनाना है या दूसरे राष्ट्र बनाना है। वो चीज़ें बाद में बनी, जब 1935 के बाद ये कंसेप्ट डेवलप होने लग गया। 1939-40 में चीज़ निकल के आई, उससे पहले नहीं था सर। उससे पहले तो ये था कि बस मुस्लिमों को भी, जो अंग्रेजों ने जो एक कंसेप्ट डाला था कि आप लोगों को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है सरकार में, उसके लिए कि हमें सही रिप्रेजेंटेशन मिले, उसके लिए इसकी स्थापना हुई थी 1906, सी ऑप्शन। 17th क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्र का सिद्धांत शामिल नहीं था, टू नेशन थ्योरी नहीं मानते थे उस टाइम में। भारत का सांप्रदायिक विभाजन हो, धर्म के आधार पर विभाजन हो, जी नहीं। पाकिस्तान की मांग, जी नहीं। तो मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनको मांगा था उन्होंने। ये तीनों इरेलीवेंट था। ठीक है, क्लियर है। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। देखिए, 1916 में होम रूल मूवमेंट मद्रास में शुरू किया एनी बेसेंट ने। उससे 3 महीना पहले, इन्होंने नवंबर-दिसंबर के आसपास शुरू किया था, उससे 3 महीना पहले तिलक जी ने शुरू कर दिया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना। दोनों लोग जुड़े हुए थे होम रूल से। इसके 1 साल बाद ये बनी थी कांग्रेस के अध्यक्षा। अच्छा, ये होम रूल कहाँ का कंसेप्ट था? आयरलैंड का कंसेप्ट था ये। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था केसरी, केसरी। 20वां क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन। शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? शेर पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह को भी शेर पंजाब बोला जाता था, और लाला लाजपत राय जी को भी शेर पंजाब बोला जाता था। कैसे लगे क्वेश्चंस, प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्वेश्चंस अच्छे थे तो अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक भेजिए। और कुछ और भी कमेंट करना है तो मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। चैनल पे जुड़े रहिए, क्लासेस अटेंड करते रहिए, फ़ायदे में रहिए, और
ऐसी पढ़ाई करिए कि फ़ायदा हो। जो क्वेश्चन नहीं आते उसे लिखिए, मज़ा तभी आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।